नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और हिंदी क्लासिक्स में आज आपको सुना रहा हूं मैं श्रीमती चंद्र किरण सौनरेक्सा की लिखी कहानी इकलाई। ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित अपने समय में नहीं हुई थी, लेकिन ये हिंदी साहित्य में प्रतिनिधि कहानियों में गिनी जाती है। मैं हूं मंजीत ठाकुर। बात अब से 10 बरस पहले की है, पर सोनिया के मन पर तो वैसी ही उजली उजली फैली है मानो कल ही वो घटना हुई हो। जैसे कल ही तो विशेषर ने उसे वो सुनहरे फूलों वाली इकलाई लाकर पहनाई हो। साड़ी तो वो कई बरस हुए फट गई, बहुत संभाल कर पहनने पर भी इकलाई फट ही तो गई। जहां तक पैबंद लग सकते थे और सिलाई गुथाई हो सकती थी, करने में सोनिया ने कोर कसर नहीं रखी। पर कपड़ा तो आखिर कपड़ा ही है। फिर जब इस लड़ाई के और उसके बाद के इतने सालों में ब्याह के जोड़े के अतिरिक्त वही एकमात्र धराऊ कपड़ा था जो तीज त्योहार नाते रिश्ते में पहनकर सोनिया ने काम चलाया, तो आखिर एक दिन तो उसे तार तार होना ही था। हाँ, उसकी यादगार स्वरूप उसकी किनारी को उतार कर उसने उसे अपने पुराने लकड़ी के बक्स में रख लिया है कि शायद कभी उसे मलमल नाम की दुर्लभ वस्तु 5 क्या 4.5 गज भी मिल गई तो वो उस पर ही उस किनारी को एक बार और टांग लेगी। पर मलमल तो क्या, बाजार में गाढ़ा गंजी तक ऐसे नदारद है जैसे दुकानदार अब अतलस कमखाब सिल्क और साटन के अतिरिक्त और कुछ बेचना ही भूल गए हों। उसके देखते सुनते इन सालों के बीच कई बार सुनाई हुई कि कपड़े पर कंट्रोल हो गया है। अब सबको कंट्रोल की दुकान पर से उसकी जरूरत के माफिक कपड़ा मिलेगा, और कंट्रोल हुआ भी। पर सोनिया के यहां तो कभी ढंग का कपड़ा आया नहीं। एक तो इस महंगाई के मारे गांठ में कभी 4 पैसे सुभीते से रहते नहीं, और जैसे तैसे पैसे भी जुटाओ तो उस कंट्रोल की दुकान पर लाइन में कई रोज खड़े होकर 100 धक्के खाकर जितना कपड़ा मिलता था, उसमें इकलाई तो कभी मिली ही नहीं। छोटे पने की मोटी जनानी धोती जो कभी मिली भी, तो वो घर में 3 स्त्रियों के बीच वो धोती ऊंट के मुंह में जीरे की भांति छीन झपट में ही चली जाती। और सोनिया तब उलट पुलट को वही 10 बरस पुरानी इकलाई वाली घटना को दोहरा लेती। उसका गौना हुए 2 बरस हुए थे तब बिरादरी की रोटी देने में उस सस्ते के जमाने में भी 30 रुपया कर्ज हो गया था विशेषर पर। मौसी की हंसली भी गिरवी पड़ गई थी। सो 2 बरसों में तन पेट से बचाकर वो कर्जा जब उतर गया तो विशेषर सोनिया के लिए पहली बार कुछ कपड़ा लेने बाजार गया। लौटा तब दिए जल चुके थे। सोनिया रोटी बना रही थी। विधवा बूढ़ी मौसी और बुआ बाहर के छप्पर में बैठी किसी की नई ब्याही बहू के गुण दोषों की मीमांसा में जुटी हुई थी। विशेषर ने बगल का बंडल खटोले पर रख दिया और बीड़ी का अंतिम कश खींचा और उसे फेंक कर अंदर को मुंह बना के बोला, तनिक 1 लोटा जल दे जाओ, बड़ी प्यास लगी है। सोनिया घूंघट काढ़े आकर कटोरे में 4 बड़े बड़े बतासे और लोटा भर पानी ले आई। बतासे उसी नई बहू के घर से आए थे। मौसी ने इनमें से बंडल खोल डाला था। धुंधली टूटी चिमनी वाली लालटेन की रोशनी में भी उस बंडल में लिपटी साड़ी की किनारी देखकर मौसी का मुंह खुला रह गया। आंखों पर विश्वास न आया तो हाथों से टटोल कर उस साड़ी के मुलायम कपड़े पर हाथ फेरने लगी। विशेषर तनी मुस्कुराया, फिर बोला, कैसी लगी धोती मौसी? बाजार भर छान कर लाया हूं। कितने की है? बुआ ने भी उजाले में किनारी परखते हुए पूछा। तुम ही बताओ कितने की होगी? विशेषर ने तनिक गर्व से कहा। मौसी चिढ़ गई, तिनक कर बोली, न बाप दादों के राज में न खसम के राज में कभी ऐसी साड़ी पहनी। बाप रे, कैसा महीन तार है इसका, मुट्ठी में दबा लो। दाम क्या बतावे, यही कोई 3-1 रुपए की होगी, जास्ती चाहे जो, कम की तो है नहीं। 2.5 रुपए 2 पैसे की, विशेषर ने उत्तर दिया। लाला तो 2.25 से कम करता ही न था, पर आखिर हम भी मजूर हैं तो क्या बड़े बड़ों से काम रखते हैं। सैकड़ों बार लाला कमाल स्टेशन से ढोकर लाया हूं, 3.5 आने छुड़ा ही तो लिया है। लाला भी बोला, ले जा बेटा, तुम रोज के हमारे आदमी हो, एक साड़ी में 4 आने का घाटा ही सही, किसी और भगवान से पूरा हो जाएगा।
2.5 रुपए? मौसी सन्न रह गई। भला नित रोज पहनने की साड़ी 2.5 रुपए की आने लगी, तब तो सुनिया रह ली इस घर में। 8 आने गज तो जापानी रेशम मिलता है, 3 रुपए में तो ब्याह का लहंगा बन जाए। शुद्ध स्वर में बोली, मैं कहता हूं बिस्सू तेरी अकील को क्या हो गया है? 2.5 रुपए में तो काली किनारे की 3 मोटी धोती आ जाती, जो 2 वर्ष में भी नहीं फटती। भला इतना बारीक कपड़ा क्या हम मजूरिनों की बहू बेटियों के पहनने की चीज है? अरे बहू को अपनी अमीरी ही दिखानी थी तो 10 रुपए की नई चाल के पाजेबे बनवा देता। बहुत धन जमा कर लिया था तो मुझे भी एक जोड़ी बनवा दे। भला कपड़े में इतना पैसा फेंकना। मौसी के जी की जलन का मजा लेकर विशेषर जरा हंस कर बोला, तू भी मौसी कैसी बातें करती है? अरे क्या गहने गढ़ाने को 10-20 न हो तो अच्छा कपड़ा भी न पहने? भगवान चाहे तो 2-3 महीने में पायजेब भी बनवा दूंगा। अब जब कपड़ा लेने ही गया था तो मुझसे तो रद्दी चीज ली नहीं जाती। वैसे तो 2.5 रुपए में कुर्ता भी आ जाता, पर मैं 1 रुपया उधार करके डिमास का जंपर सिलने दे आया हूं। अरे जब लेना ही ठहरा तो बढ़िया माल क्यों न ले? तो मखमल का लहंगा सिला देना, क्या बाजार में मखमल नहीं बिक रही थी? अरे बुआ तुम भी चहकी, विशेषर ने उठते हुए कहा। क्या नहीं है बाजार में? गांठ में पैसा होना चाहिए, विलायत की मेम तक खरीदी जा सकती है। एक एक दुकान पर वो बढ़िया किनारे की धोती साड़ी लटक रही है कि देखती रह जाओगी। अच्छा तारीफ नहीं करोगी कि मोतियों के बीच में मैं हीरा चुन लाया। जब ये तेरी बहू पहनेगी तो चमक उठेगी। क्यों मौसी? मौसी ने जल भुनकर कहा, चमकेगी क्यों नहीं? इतनी पतली साड़ी में तो अंग अंग चमकेगा। अच्छा तो है, टोले पड़ोस में सभी को बहू के दर्शन हो जाएंगे। तू भी मौसी बस यूं ही रही, बाल सफेद हो गए पर अकल नहीं आई। अरे बाबू लोगों की घरवाली तो नित्रोज इकलाई ही पहनती है। क्या वो नंगी दिखे है? क्या नाम उसका? पेटीकोट। हाँ यही तो, 2 गज लट्ठ में सिल जाएगा। 2 आने गज का लट्ठा ले लेना उस दुर्गा बजाज से जो फेरी करने आता है, और लाला जी की बहू से मशीन करा दूंगा। मौसी मुंह में बड़बड़ाती हुई उठकर बाहर चली गई। पड़ोस में 4 घर कहकर जी का दुख निकल जाता है ना। बुआ भी रमीज की बीमार घरवाली को देखने का बहाना करके चल पड़ी। कपड़े पर इतनी पैसे की बर्बादी दोनों वृद्धाओं को असह्य हो रही थी। गहने पर रुपया खर्चना तो उनकी समझ में आता था, क्योंकि गहने ही तो उनका वो समस्त आधार होते हैं जिन पर गरीबों के अधिकांश काम हो जाते हैं। बेरोजगारी में उन्हें ही आधे दामों में बेचकर पेट की समस्या हल होती है। बीमारी हारी में उनको ही गिरवी रखकर दवा दारू दूध का इंतजाम होता है। यही नहीं, मरने पर कफन काठी के लिए गहने ही अंतिम सहारा होते हैं। चांदी के वो चंद गहने जो तन पेट में रूखा सूखा खा पहनकर बनवा लिए जाते हैं, मौसी की समझ में वही पेट भरे का सिंगार और सूखे का आधार होते हैं। पर इन नई रोशनी के छोकरों को वो क्या कहे। उस दिन वो गई रात तक अपने पड़ोस में घर की इकलाई पहनने के फैशन की चर्चा करती रही, और वो उतने आमानों की इकलाई को जब पहले पहल मुनिया ने पहना था तो उसकी समस्त देह में गुलाब खिल उठे थे। और विशेषर ने मन में सोचा, अब आगे से इसे इकलाई ही पहनाऊंगा। पर दोबारा इकलाई पहनाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बीच विशेषर बीमार पड़ गया और एक लड़की का बाप भी बना। दोनों ही खर्चे इतने भारी थे कि सुनिया के कपड़े, परिबंध और लच्छे गिरवी रखकर ही पार पाया। विशेषर ने अपनी जान अच्छे होकर जी तोड़ मेहनत की। यही नहीं, सुनिया भी, जो कभी आसपास के बड़े घरों में कूटना पीसना मिल जाता तो कूटती। पर यह 7 समुंदर पार जो कहीं जर्मनी वाले से लड़ाई छिड़ गई थी, इससे महंगाई जो बढ़ी तो कहीं रुकने का नाम न लेती थी। कर्जा उतार कर चीजें छुड़ाने में 2 बरस लग गए। इस पर बाजार में कभी गेहूं गायब हो जाता तो कभी मिट्टी का तेल, और तो और एक बार नमक और रेजगारी तक मिलनी बंद हो गई थी। मजूरी में बढ़ती ना हुई सो बात नहीं, अगर मजूरी में रुपए में चवन्नी बढ़ी तो चीजें 8 गुनी 10 गुनी बढ़ गई थी। सुनिया हैरान होकर पूछती थी, क्यों जी, क्या मिट्टी का तेल भी लड़ाई पर जा रहा है? चीनी भी, कोयला, लकड़ी भी? विशेषर पढ़ा तो नहीं, शहर के सभी लोगों की उड़ती उड़ती बातें तो सुनता है। पत्नी के भोलेपन पर हंसकर कहता, तू बस यूं ही है,
अरे सिपाहियों को क्या वहां सब कुछ नहीं चाहिए? अरे सब्र करके दिन काट, जब लड़ाई बंद हो तो चीनी खाइयो, दिए जलाइयो। और सुनिया बड़े सब्र से सालों के अंधेरे में रोटी करती रही। कभी बाजरे ने भूख बुझाई, कभी बाल बच्चों को शकरकंदी उबाल कर ही पेट का आधार कराया। हे भगवान, लड़ाई बंद हो जाए तो वो महावीर जी को 1.25 सिर का रोट चढ़ावेगी। बात यह है कि और देवता तो घी का पकवान मानते हैं, पर महावीर जी को तेल का रोट चढ़ा लो तो भी काम चल जाएगा। इकलाई बहुत संभाल संभाल कर पहनने से भी फटने लगी। कई बार विशेषर 5-7 रुपए तक जेब में डालकर वैसी साड़ी लेने के लिए बाजार गया, पर दुकानों पर तो उसने वैसे कपड़े किनारे की झलक भी नहीं देखी। हाँ, सुनिया ने उसे बताया जरूर कि लाला दीपचंद की बहू अब भी वैसी इकलाई पहनती है, पर 19 रुपए की एक मंगाई है। उनका क्या, राजा आदमी है, विशेषर ने कहा। लड़ाई खत्म हो तो जरा सस्ता होने पर एक बार इकट्ठी ही 4-5 इकलाई ले दूंगा। सुनिया भी आश्वस्त होकर कहती, हाँ जी, बिटिया भी सयानी हो गई, 1-2 कपड़ा उसके लिए भी तो रखना होगा। आज सुनिया की लड़की की सगाई होने वाली है। 9 वर्ष की बिटिया उनकी दृष्टि में बहुत बड़ी हो गई है। महीना पहले से ही ब्लैक से जौ मटर खाकर वो राशन का गेहूं बचा कर रखती रही है। चीनी भी इकट्ठी कर ली है। घी तो खैर असली मिल ही नहीं सकता, इसका उसे ध्रुव विश्वास है। इसी से डालडा लेने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। परसों मौसी 3 घंटा धूप में तप कर कहीं से ला पाई है। बढ़िया चावल तो ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। कोई राशन का मोटा अरवा चावल ही मेहमानों को खिलाना होगा। पर मुसीबत है कपड़े की। कपड़ा तो जैसे सपना हो गया है। सुनिया बेचारी को समझ ही नहीं आता कि वो अच्छे दिन कहाँ चले गए, जब गांठ में पैसा होने से दुनिया भर की चीजें आ जाती थी। लड़ाई बंद हो गई, सुराज भी मिल गया, नेहरू जी भी राजा हो गए, पर महंगाई रत्ती भर भी नहीं घटी। कपड़ा तो महंगा सस्ता कैसा भी नहीं मिलता। भला समधी के सामने वो ब्याह का जोड़ा पहने भली लगेगी? नहीं जी, जैसे भी हो एक किनारदारी अच्छी धोती तो मंगानी ही पड़ेगी। एक धोती के लिए इससे अधिक दामों की कल्पना सुनिया कदाचित 7 जन्म में भी नहीं कर सकती थी। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें 16 रुपए 7 आने निकले। जैसे कलेजे के टुकड़े अपने हाथों विशेषर को सौंप रही हो, उसी तरह वे रुपए उसके हाथों में रखती हुई बोली, देखो जी, जैसे भी हो एक धोती जरूर ले आना। विशेषर क्या नहीं चाहता कि सुनिया अच्छा कपड़ा पहने? आज ही कंट्रोल से कपड़ा मिलने की खबर है। वो अच्छी इकलाई तो क्या मिलेगी, पर जो भी मिले वो ले आएगा। अगर मर्दानी धोती मिल गई तो वही सही। पुरानी किनारे उसी पर टांक लेगी, रंग लेने पर सब ऐब ढक जाएगा। दोपहर में मेहमान लोग आ गए। विशेषर कपड़ा लेने गया था। सुनिया मोटी मैली धोती पहने कोठरी में दुबकी रही। बस मौसी ने ही हुक्का तमाकू और शरबत पानी देने का जिम्मा ले रखा था। बिरादरी के 5-6 बजे तक आ जाएंगे। सुनिया ने कोठरी में ही धुएं और गर्मी से झुलसते हुए पूरिया पुए कचौड़ी सब कुछ बनाया है। रह रहकर छप्पर की ओर ताकती कि शायद विशेषर साड़ी लेकर आता होगा। 5 बजे पसीने से तर धूप में दिन भर खड़े रहने से काला पड़ा चेहरा लिए विशेषर लौटा कंट्रोल की दुकान से। 5 गज मोटी मार्किन और 4 गज पतला डोरिया मिला था। अंदर जाकर बंडल पत्नी के हाथों में रख दिया। सुनिया ने आटा सने हाथों से बंडल खोल डाला। और साड़ी? उसने मार्किन की तह अच्छी तरह टटोल कर पूछा। बस साड़ी वाड़ी यही है। सारे दिन लाइन में खड़े होकर यही मिला है। ऐसी मार्किन पर टाट की किनारे जड़कर पहन लो। विशेषर ने जले स्वर में उत्तर दिया। अरे तो क्या 15 रुपए में इकलाई नहीं मिली? लड़ाई खत्म हुई भी तो सालों हो गए। लड़ाई साली क्या करेगी? विशेषर फूट पड़ा। जब तक इन चोर बाजारी करने और काला मुनाफा करने वालों का सत्यानाश नहीं होगा, कोई चीज भी मिलनी कठिन है। जानती है, बाजार में किसी ने भी सूती बढ़िया इकलाई होने की हामी ही नहीं भरी। भला मजूर के मैले फटे कपड़े क्या इकलाई खरीद सकते हैं? एक सूरजमल ने बहुत चिरौरी करने पर कहीं भीतर से लाकर दिखाई भी तो दाम जानती है क्या मांगे? 21 रुपए। इन दामों माल न बिके तो उनकी बला से। चोर बाजारी से कमाई थोड़ी कर लिया उन्होंने। सुनिया तब रुआंसी होकर कपड़े रखने चली। लकड़ी का बक्स खोलकर उस पुरानी
किनारी को हसरत से टाक कर उसने मार्किन उसी में रख दी और पुराने ब्याह के लहंगे की तह खोलने लगी। अभी आप मंजीत ठाकुर की आवाज में सुन रहे थे श्रीमती चंद्रकिरण सोनरक्षा की कहानी इकलाई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।